ओके। ये जो टॉपिक है हमारा, ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें मतलब पॉपुलेशन के हवाले से अगर हम चैप्टर्स को देखें तो वही बात है, इसके तीन पार्ट्स बनते हैं। एक पॉपुलेशन की मोबिलिटी है, मूवमेंट, और दूसरा जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, उसमें पॉपुलेशन चेंज। और नेक्स्ट जो आता है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक इंडिविजुअल टॉपिक के तौर पे भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाकी दो के साथ इतना ताल्लुक नहीं बनता। इसमें हम सिंपली ये एक स्टेटमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज मोर देन 7.6 बिलियन, बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वर्ल्ड ओवर, और कहीं पे भी आप रीजन्स में भी देखें या कंट्री लेवल पे देखें या इवन स्टेट और प्रोविंशियल लेवल पे देखें, आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इवननेस या एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आएगी। कुछ इलाके आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है, पर एरिया, पर यूनिट एरिया पॉपुलेशन जो है वो आपको काफ़ी कम मिलेगी। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी, जैसे पंजाब के दोआबों के इलाके हैं जो इंटरफ्लू एरियाज हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नज़र आती है। लेकिन साउथ पंजाब जो थोड़ा सा डेजर्ट टाइप एरिया है, वहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम मिलती है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी हम बेसिकली टर्म यूज़ कर रहे हैं, and that is actually the equation, the total population divided by total area. अगर आपने पाकिस्तान की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी को पाकिस्तान के टोटल टेरिटोरियल एरिया से डिवाइड कर दें पर स्क्वायर किलोमीटर, इंसानों की जो तादाद है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो 1998 की सेंसस के मुताबिक 13 करोड़ की आबादी थी, 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर से आपने इसको डिवाइड किया तो तकरीबन 163 के करीब कैलकुलेट होती थी उस टाइम पे। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम सोशल फैक्टर्स कह सकते हैं या ह्यूमन साइड के फैक्टर्स कह सकते हैं। सबसे पहला जो एक मतलब फैक्टर जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करता है वो क्लाइमेट है। और क्लाइमेट की एक्सट्रीम्स जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे एक डुअल इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। एक तो ये कि वो एरिया पॉपुलेशन के लिए या ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होगा, कि ज़्यादा इंसान वहाँ पे, इंसान हमेशा अवॉइड करता है ऐसे एरियाज़ को जहाँ पे रहना मुश्किल हो या जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो हार्श हो। इसलिए बहुत ज़्यादा खुश्क इलाके जैसे डेजर्ट्स हैं, बहुत ड्राई एरियाज़ हैं, या बहुत ज़्यादा स्वेयरली कोल्ड एरियाज़ हैं, जैसे आपको पोलर एरियाज़ की तरफ आप देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन नज़र आती है जहाँ पे स्वेयरली कोल्ड कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, वहाँ पे आपको ह्यूमन पॉपुलेशन कम मिलेगी। बहुत ज़्यादा रेनफॉल के एरियाज जो है वहाँ पे मार्शी लैंड्स बन जाती हैं, मार्शी एरियाज बन जाते हैं, बॉगी सॉइल होती है, और उस दलदली इलाके में भी रहना जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। इसको सेकेंडली हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि चूँकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की जा पा रही होती इस तरह की एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो उसकी वजह से जो कि फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती, तो पॉपुलेशन भी जो है वो काफ़ी आपको लिमिटेड नंबर्स में नज़र आती है। सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज़ द फिजियोग्राफी, और फिजियोग्राफी रिलेट्स टू फिजिकल रिलीफ और द सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन जनरल about 75% of the human population in the world lives in the plain areas। और उसमें आप हिस्टोरिकली देखें तो रिवर वैलीज जो हैं, रिवर के सराउंडिंग एरियाज हैं और कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन साइज हमेशा ज़्यादा रहा है, डेंसिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा रही हैं। माउंटेनस एरियाज पे जो है वो आपको एक चीज़ बैरियर का एलिमेंट नज़र आएगा कि माउंटेनस एरियाज पे एक तो एग्रीकल्चर लैंड की अवेलेबिलिटी कम होती है, दूसरा ये कि
वहाँ पे बड़ी सेटलमेंट्स या आबादियाँ डेवलप करने या शहर डेवलप करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होती, और कम्युनिकेशन के रूट्स जो हैं वो डेवलप करना प्रॉब्लमेटिक होता है। सो इसलिए फिज़ोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिटरमिन करता है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करता है। इसी तरह से सॉयल, जैसे अलुवियल सॉइल्स हैं, रिवर वैलीज के साथ फर्टाइल सॉइल्स हैं, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल स्पेशली इफ इट इज़ ऑन द टॉप सॉइल लेवल, यानी कि जो सॉइल है उसका जो टॉप लेवल है या उसके जो अपर लेयर है, अगर वो फर्टाइल है तो दैट कैन सपोर्ट द वेजिटेशन टाइप जिसको हम ग्रास फैमिली से रिलेट करते हैं। और ग्रास फैमिलीज जो हैं वो हमेशा शैलो रूटेड फैमिलीज हैं, और हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन या सीरियल ग्रेन क्रॉप्स, वो सारी की सारी ग्रास फैमिली से बिलोंग करती हैं। सो अगर टॉप सॉइल फर्टाइल है, सॉइल की टॉप लेयर फर्टाइल है, तो वहाँ पे ग्रासेस ग्रो करेंगी एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय द स्पीशीज ऑफ ग्रासेस जो हम लोग सीरियल क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो मेज या कॉर्न हो। ठीक है, सो इट कैन बी सपोर्टिव फॉर द फूड ग्रेन क्रॉप्स। लेकिन अगर डीप सॉइल फर्टाइल है तो फिर वहाँ पे आपको फॉरेस्टेड रीजन्स नजर आएंगे कि ट्रीज की जो पेनिट्रेटेड रूट्स हैं दे कैन एक्सेस द न्यूट्रिएंट्स इन द डीप सॉइल, और आपको वहाँ पे फॉरेस्टेड रीजन्स मिलेंगे। सो ज़्यादातर जो लैंड्स अक्वायर की गई हैं या कन्वर्ट की गई हैं इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स, वो ज़्यादातर ग्रास लैंड्स हैं कि ग्रासेस को रिप्लेस कर दिया गया विद द क्रॉप्स। सो सॉइल की फर्टिलिटी इसमें वेजिटेशन के साथ भी रिलेट की जाती है कि अगर वेजिटेशन ग्रास टाइप है, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ऑन द टॉप लेवल, इट कुड बी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन जहाँ पे फॉरेस्ट कवर है और डेंस फॉरेस्ट है, जैसे रेन फॉरेस्ट की एग्जांपल हम लेते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन एक हिंड्रेंस का रोल भी प्ले करती है, एक नेगेटिव रोल भी प्ले करती है, कि जिसमें इंसान के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद मिनरल्स का एलिमेंट है, और मिनरल्स जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे इंसानों को वो अट्रैक्ट करते हैं, चाहे क्लाइमेटिकली वो हॉस्टाइल एरियाज हो, जैसे आप मिडल ईस्ट को देखें तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी ऑयल फील्ड्स जो हैं वो डिस्कवर हुए और ऑयल की प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुई, रिफाइनरीज इस्टेब्लिश हुई, वहाँ पे पॉपुलेशन साइज जो है वो क्लस्टर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए, डेंसिटीज वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गई। और मिनरल्स के साथ ही हम लिंक कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कि जैसे आप यूरोप के अगर देखते हैं, स्टडी करते हैं यूरोप को, तो उसमें आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं इलाकों में हुई जहाँ पे आयरन और कोल के डिपॉजिट्स थे, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स थे, और वहाँ पे लोग जो हैं वो माइग्रेट करके उस तरफ शिफ्ट हुए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइमल्टेनियसली urbanization leads to the formation of clusters of population in the region where there are minerals. Industry is located on the basis of minerals, and then urbanization takes place. लोग जो है वो माइग्रेट करके आते हैं। सो क्लाइमेट्स के हवाले से अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्लाइमेट्स को मुख्तलिफ शेड्स के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें ये डार्क ब्लू कलर जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, पोलर रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको मैप को थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, जहन में रखिएगा, क्योंकि हमने इसी को जहन में रखते हुए फिर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसी के हवाले से एक्सप्लेन करना होगा। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पिंक कलर में ये इक्वेटोरियल जोन है, अमेजोन्स का रीजन है, ठीक है, और सब इक्वेटोरियल उसका सराउंडिंग रीजन। यहाँ पे आपको ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज नज़र आ रहे हैं, कॉन्गो और जायर बेसन। उसके बाद आपको इंडोनेशिया और मलेशिया का रीजन नज़र आ रहा है, ये इक्वेटोरियल जोन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और ये गर्म इलाके भी हैं। सो यहाँ पे ज़्यादातर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन मिलेगी। वेजिटेशन विद विल कोरिलेट विद द क्लाइमेट टाइप। फर्दर हम पोलर और सब पोलर रीजन्स को डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर में देख रहे हैं। यहाँ पे आप साइबेरियन प्लेन की तरफ आ सकते हैं, नॉर्दर्न रशिया की बात कर सकते हैं, आप नॉर्दर्न यूरोप की बात कर सकते हैं, ग्रीनलैंड है, कनाडा का नॉर्दर्न पोर्शन है,
और एंटार्क्टिका है जो कि पोलर जोन से बिलोंग करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। उसके बाद ट्रॉपिकल में अगर ये येलो कलर को देखें तो इसी में यहाँ पे डेजर्ट्स की बेल्ट्स भी आपको नजर आएंगी। सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे कालाहारी और नमीब डेजर्ट साउथ अफ्रीका की तरफ है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। उसके बाद यहाँ पे राजपुताना थरपारकर डेजर्ट है। दश्ते लूत है ईरानियन साइड पे। और रबल खाली है अरेबियन डेजर्ट के तौर पे। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट है। और यहाँ पे मैक्सिकन और कैलिफोर्नियन और सोनोरन डेजर्ट्स के और नेवाडा डेजर्ट की आपको इधर पोर्शंस नज़र आएंगे टुवर्ड्स मैक्सिको एंड सदर्न यूएसए। इसके अलावा आपको एक सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन का डेजर्ट गोबी डेजर्ट भी नज़र आता है, ड्राई कंडीशंस के हवाले से अगर हम बात कर रहे हो। ठीक है, फिजियोग्राफी को भी यहाँ पे ओवरव्यू कर लें। इसमें आपको ये मेजर माउंटेन रेंजेस नज़र आ रही हैं, जैसे रॉकी माउंटेन्स ऑफ यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा की तरफ भी एक्सटेंड करती हैं, अलास्कन रेंज आगे फर्दर एक्सटेंड करती है, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद आपको यहाँ पे हिमालयस, यूरोप में आल्प्स, और जीडिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नज़र आती है। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्लेन एरियाज में हार्श कंडीशंस हैं, जैसे हाई टेम्परेचर्स हैं इधर सब सहारन और ये नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के प्लेन्स में। लेकिन एटलस माउंटेन्स जो है वो थोड़ी सी सूटेबल कंडीशंस रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग जो है ये हाईलैंड, ये थोड़ी सी एलिवेटेड लैंड है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर्स हैं एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज। सो दीज आर समवट द पॉजिटिव एरियाज रिलेटेड टू माउंटेनस एरियाज, कि अगर प्लेन एरियाज एक्सट्रीमली हॉट एरियाज हैं तो वहाँ के सराउंडिंग माउंटेनस एरियाज रिलेटिवली सूटेबल कंसिडर किए जाते हैं। अदरवाइज आपको ये जितने भी प्लेन एरियाज नज़र आ रहे हैं उसमें कोस्टल प्लेन्स हो, उसमें अलूवियल प्लेन या रिवर वैलीज के अलोंग प्लेन्स हो, ज़्यादातर पॉपुलेशन के क्लस्टर्स आपको इन्हीं के साथ साथ नज़र आएंगे। फिजियोग्राफी के बाद वेजिटेशन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज़ को रिलेटिंग। डेजर्ट आपके सामने है, सहारा है, अरेबियन डेजर्ट है। उसके साथ साथ हम प्लेन एरियाज़ की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज़ में ही हमें कहीं पे जो है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट की बेल्ट पूरी नज़र आती है। फॉरेस्ट टाइप्स में अगर हम बात करें तो ये पूरी ग्रीन सी बेल्ट आपको नज़र आ रही है। उसके बाद वही बात, बहुत थिक और डेंस फॉरेस्ट आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका में नज़र आ रहा है और इंडोनेशिया मलेशिया में नज़र आ रहा है। सो दीज आर द एरियाज जो कि थिकली वेजिटेटेड हैं। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये एक हिंड्रेंस का काम करता है इन टर्म्स ऑफ द पेनिट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी बाय द ह्यूमंस। ठीक है, उसके अलावा ग्रासलैंड्स मेंशन किए। और ग्रासलैंड्स में आप देखें कि एक ग्रासलैंड ये लाइट से कलर में, ये आपको सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूएसए जिनको प्रेरीज कहा जाता है। तो प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स हैं जहाँ पे ग्रासेस को रिमूव करके वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। सेम इज़ द एरिया जो यहाँ पे पंपास अर्जेंटीना और यूरुग्वे का एरिया नज़र आता है। और इधर डाउन्स का एरिया है मरे और डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया के। वेल्ड का रीजन है साउथ अफ्रीका की तरफ। और स्टेप्स का एरिया है रशिया की तरफ। ये नाम आपको भी लिखे हुए नज़र भी आएंगे। लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्रासेस को रिमूव करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा रही है और यहाँ पे फार्म लैंड्स हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात करते हैं। वेस्टर्न यूरोप जो है उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि एक तो मैकेनाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर में स्टार्ट हो गई। जो ईस्टर्न यूरोप था विच इज एग्रीकल्चरली मोर सूटेबल, यहाँ पे जो है वो लोगों की को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ी क्योंकि मशीनरी यहाँ पे आना शुरू हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। साइमल्टेनियसली वेस्टर्न यूरोप में जहाँ पे आयरन और कोल के डिपॉजिट्स थे वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश होना शुरू हुई एंड दैट डिमांडेड मोर लेबर। सो पीपल एक्चुअली shifted from Eastern Europe to Western Europe. सो यूरोपियन जो एक आप कह सकते हैं कि क्लस्टर जो था पॉपुलेशन का वो शिफ्ट हुआ थ्रू माइग्रेशन एंड थ्रू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन।
सो इसको हम इसी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन causes the migration and migration also results in urbanization। ठीक है जी, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैक्टर यहाँ पे डिस्कस हो गया। अब हम ऑब्जर्व करते हैं मैप जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, रादर इट इज सैटेलाइट इमेज जो कि पॉपुलेशन के क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो लाइट नज़र आ रही है ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो उसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो येलो कलर है दैट रिप्रेजेंट्स द लाइट जो कि किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करने से हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो बुश हो, चाहे वो वुड को बर्न किया गया हो। यहाँ पे जो रेड कलर है वो बेसिकली ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स से निकलने वाली जो आग के स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट दिस पिक्चर अर्थ एट नाइट एक्चुअली प्रेजेंट्स कि कहाँ कहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है पहली बात, और दूसरी बात कि उसके क्लस्टर्स, उसकी हाई डेंसिटी एरियाज कौन से हैं। ठीक है, हमें एशिया एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के तौर पे तो नज़र आता है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन वाइज भी ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका भी एक मेजर हिस्सा जो है वो आपको बिल्कुल खाली नज़र आएगा, और उसमें बहुत लिमिटेड से एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई डेंसिटी जो है वो आपको ऑब्जर्व होगी। सो एशिया के हाई डेंसिटी रीजन्स हैं। उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि अफ्रीका में कोई कंसिडरेबल हाई डेंसिटी रीजन नहीं है, स्वाय इसके कि ये ड्रेकनबर्ग साउथ अफ्रीका की तरफ थोड़ा सा नज़र आ रहा है, केप टाउन नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक हिस्टोरिकली एक एस्टैब्लिश्ड हाई डेंसिटी रीजन रहा है वो नाइल वैली और डेल्टा रीजन है। जो नाइल का डेल्टा और वैली आपको नज़र आ रही है, और उसके एडजेसेंट आप देख रहे हैं कि इजिप्ट का सारा एरिया खाली है क्योंकि वो डेजर्ट है। ठीक है, इसी तरह से यूरोपियन साइड पे आप ऑब्जर्व करें, यूरोप को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वेस्टर्न यूरोपियन साइड जिसमें ब्रिटिश आइल्स हैं, जिसमें बेल्जियम है, जिसमें ये ब्रसल्स और जर्मनी और उसके साथ फ्रांस और इटली की साइड नज़र आती है। दीज आर मोर कंजेस्टेड एंड मोर पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, जहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम नज़र आ रही है या रिलेटिवली कम नज़र आ रही है। इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में आपको नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए, और इसको अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन वाइज बात करें तो इसमें ये डायरेक्शन जो बनती है दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए, बट इट इज़ द साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा। ठीक है, कि बेसिकली अगर नॉर्थ साउथ लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर ली जाए, सो इट रेफर्स टू साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ कनाडा एंड इट also refers to northeastern side of USA. So Canadian US border would be just like this. So it refers to the part of कनाडा जो कि साउथ ईस्ट की तरफ बनता है। एडजेसेंट एरियाज हैं ये सारे ग्रेट लेक्स के अलाउंग और सेंट लॉरेंस और हडसन रिवर के अलाउंग जो है ये आपको एरियाज नज़र आएंगे, और ये एरियाज इनकी भी हाई डेंसिटी के जो फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। सबसे पहली बात है कि यूरोपियन सेटलर्स जो थे वो इस एरिया में सेटल डाउन हुए। ठीक है, ईस्टर्न बोर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा सेटलमेंट स्टार्ट हुई। दूसरी बात यह है कि इट रेफर्स टू एपलाशियन रीजन, और एपलाशियन रीजन में यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे एपलाशियन माउंटेन्स हैं इसके अलोंग कोल और आयरन के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा थे, तो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो इस एरिया की तरफ हुई। ठीक है, तो दिस एक्चुअली रेफर्स टू द हाई डेंसिटी रीजन ऑफ अमेरिका, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ से हम इसी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा मैप पे ऑब्जर्व कर लें। सो अब हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। सो इसमें आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि सबसे पहले आपकी हेडिंग बन जाएगी हाई डेंसिटी रीजन्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और उस हवाले से आप सबसे पहले सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, और उसमें आपको एशिया जो है वो नज़र आता है एज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो उसमें भी आपको साउथ एशिया का ब्लॉक
जो कि अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.6 बिलियन के बियॉन्ड है, तो उसमें तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब आबादी तो तकरीबन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसमें आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से बियॉन्ड है, और फिर बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी एक कंसिडरेबल नंबर में है। यहाँ पे हाई डेंसिटी की रीज़न क्या है? नंबर वन इज़ द क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के चंक्स आपको नज़र आएंगे, पैचेस नज़र आएंगे, उसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि इधर आपको ये नज़र आ रहा है, कुछ दक्कन प्लेटो के रॉन्ग है, कुछ आपको ये डेजर्ट टाइप पोर्शन नज़र आ रहा है, कहीं पे हाईलैंड्स है जहाँ पे आपको लो डेंसिटी नज़र आ रही है, बट स्टिल दिस ब्लॉक इज़ हाईली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल्स का एरिया है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है वो स्मॉल फार्म लैंड्स पे की जाती है। मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होती है। सो जितनी ज़्यादा लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होगी, उतना ही जैम पैक्ड और क्लोजली पैक्ड पॉपुलेशन आपको नज़र आएगी। दूसरा रीजन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एडजेसेंट टू दिस, दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आपके पास इंडोनेशिया से लेकर ईस्ट वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा से आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो बर्मा, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, साउथ ईस्ट एशिया है। ऑलमोस्ट इसके वही फैक्टर्स हैं जो कि आपको साउथ एशिया के नज़र आते हैं। और इसमें आपने जो रीजन्स में इनको डिवाइड करना है वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, यानी कि हम एक एक क्रॉस लगा देते हैं रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस, और उसमें हम सिंपली, अगर मैं इसको टेक्स्ट ऐड कर लूँ, सो दिस वुड बी द नॉर्थ, this side will be the east, so this would refer to the western part of Asia, and this is the representation of south, so that is the South Asia. So अगर हम इस एरो की बात करते हैं और यहाँ से slantingly आते हैं, so this part actually represents the southeastern part of Asia, Southeast Asia. और अगर हम यहाँ से एरो ड्रॉ कर लेते हैं towards this portion, so this would represent the साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, जिसको साउथ वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। और ईस्ट एशिया आप देख रहे हैं कि इसमें जापान, कोरियाज और चाइना को शामिल किया जाएगा। सो थर्ड चंक ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली दिस पोर्शन विच इज कॉल्ड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो एशिया में आपको ये तीन हिस्से जो हैं वो डिस्कस करने हैं, उसमें कंट्रीज़ के नाम मेंशन किए जाएंगे और हाई डेंसिटी के जो कॉजेज हैं और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपकी जो हेडिंग आती है दैट इज़ ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका में हमने डिस्कस किया कि ये नाइल वैली और डेल्टा एक मेजर एरिया है पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से। उसके अलावा यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग और साउथ अफ्रीका में आपको कुछ क्लस्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन के नज़र आते हैं। नाइल वैली और डेल्टा में फैक्टर्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हमें साउथ एशिया में नज़र आते हैं, यानी कि फर्टाइल लैंड्स हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। हाई डेंसिटी रीजन्स में नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्टिनेंट आता है दैट इज़ द वेस्टर्न यूरोप। वही फार्मूला अप्लाई होगा यूरोप को भी, जब हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड रीजन्स, तो उसमें हम यही क्रॉस अगर अप्लाई करेंगे, आप देख रहे हैं कि एन या नॉर्थ जो है वो इस तरफ आना है, और इसको हम नॉर्डिक यूरोप भी कहते हैं, जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है। लेकिन नॉर्ड का वर्ड जो है वो बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में, चाहे वो फ्रेंच हो या रोमांस लैंग्वेजेस के जो ग्रुप्स हैं, उसमें नॉर्ड का वर्ड नॉर्थ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो नॉर्डिक यूरोप भी कहा जाता है। फिर वेस्टर्न यूरोप है, इस साइड पे ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है, और दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप। और यहाँ पे जहाँ पे ये क्रॉस हमने लगाया दैट रेफर्स टू सेंट्रल यूरोप, जिधर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया वगैरह और पोलैंड आपको नज़र आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप जो ऑब्जर्व करते हैं सेंट्रल एशिया, सो जहाँ पे हमने ये अप्रॉक्सीमेट क्रॉस लगाया था, दिस वुड रेफर टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, सो इस हवाले से यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एरिया है जिसको हम वेस्टर्न यूरोप कह रहे हैं, दिस ब्लॉक इज हैविंग मोर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप,
और उसकी रीज़न क्या थी कि यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, क्योंकि यहाँ पे आयरन और कोल के रिजर्व्स थे और उनकी बेस के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। और यूरोप की जो ईस्टर्न साइड्स थी वहाँ से माइग्रेंट्स जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हुए। और यहाँ पे बेसिकली वही बात है कि मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी एग्रीकल्चर की, जिसकी वजह से पॉपुलेशन शिफ्ट हुई, क्योंकि लेबर की डिमांड जो है वो डिक्रीज होती गई। नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका, और उसमें आप यहाँ पे ग्रेट लेक्स का एरिया और ईस्टर्न बोर्ड को देख रहे हैं। और इसमें जो हमने बात की है, सबसे पहली बात है कि जो यूरोपियन माइग्रेंट्स थे वो यहाँ से ट्रांस अटलांटिक जो माइग्रेशन हुई है उसकी वजह से यहाँ पे आके सेटल डाउन हुए। दूसरी बात, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई एपलाशियन माउंटेन्स के लॉन्ग। सो एपलाशियन माउंटेन्स जो हैं दीज आर रिच इन कोल एंड आयरन एंड द फैक्टर इज द सेम। ठीक है, ये जो क्लस्टर्स हैं ये ज़्यादातर आपको बुक्स में यहाँ पे मेंशन नहीं मिलते, जिस तरह साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो का एरिया है, बट दीज आर द कोस्टल प्लेन्स। इसी तरह ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना, यहाँ पे भी कोस्टल प्लेन्स हैं और उसके साथ साथ रिवर वैलीज भी हैं। सो ये वो एरियाज हैं जो कि हाई डेंसिटी एरियाज के तौर पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। हाई डेंसिटी एरियाज के बाद नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग बनती है, rather you have four headings on of continents. Number one, Asia. Number two would be Africa. Number three would be Europe and North America. चार हेडिंग्स आपकी होगी हाई डेंसिटी रीजन्स की कॉन्टिनेंट वाइज, और उनके सब डिवीजन आप रीजनल कर सकते हैं, जैसे हमने एशिया की साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के तौर पे की। नेक्स्ट जो आते हैं हेडर वो होगा मॉडरेट डेंसिटी पॉपुलेशन हैविंग एरियाज हैविंग मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दिए। सो मॉडरेट डेंसिटी के एरियाज में हम जो नाम देखते हैं उसमें प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज ग्रेट प्लेन्स को कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका के। पंपास ग्रासलैंड्स हैं साउथ अमेरिका की। स्टेप्स रशिया की ग्रासलैंड्स हैं। वेल्ड साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड है। और डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे मरे और डार्लिंग रिवर के बेसन्स हैं, वो डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहलाते हैं। सो इनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, उसमें मैं हाइलाइटर यूज़ कर लूँ। इसमें जो ज़्यादातर आपको एरियाज नज़र आएंगे उसमें ये ग्रेट प्लेन्स का एरिया है। फैक्टर ये है कि यहाँ की जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है वो हमारे साउथ एशिया से काफ़ी डिफ़र करती है। साउथ एशिया में आपको नज़र आएगा कि जो फार्म लैंड है वो जनरेशन बाय जनरेशन डिवाइड होती जाती है और एवरेज फार्म साइज जो है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो एवरेज फार्म साइज है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फार्मर्स जो हैं दे इन्वेस्ट इन कंबाइंड इन्वेस्टमेंट, और वो इमर्ज कर लेते हैं फॉर्म्स को, और वो फॉर्म्स हंड्रेड्स ऑफ एकर्स के आपको एक ही जगह पे नज़र आते हैं। सो यहाँ पे मैकेनाइजेशन है, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो फैक्टर आपको नज़र आता है वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग का नज़र आता है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग में ये हुआ कि जो मैनुअल लेबर थी उसकी डिमांड कम हो गई। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक तो फॉर्म साइज बढ़ने से वेकेंट स्पेसेस बहुत इंक्रीज हुई, एरिया बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हुआ, और दूसरा ये कि पॉपुलेशन यहाँ से रिपेल हो गई, एक्सपेल हो गई, क्योंकि इधर किसी किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सो यहाँ पे आपको जो एरिया मिलता है प्रेरीज का, फ्रेंच लैंग्वेज में ग्रास लैंड को प्रेरी कहा जाता है या ग्रास फील्ड को प्रेरीज कहते हैं, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पंपास इसी तरह के ग्रास लैंड्स हैं, लेकिन ये एक स्पेनिश टर्म है और ये साउथ अमेरिका के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर। ये अर्जेंटीना और पैराग्वे और यूराग्वे जो कंट्रीज़ हैं इनके प्लेन एरियाज को रेफर करती है। वेल्ट का एरिया जो है वो साउथ अफ्रीका से रिलेट किया जाता है। डाउन्स का एरिया जिसमें हम बात करते हैं दो रिवर्स की, एक मरे रिवर है और दूसरा डार्लिंग रिवर है, जिसके बेसन्स जो हैं वो इस डाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप्स ऑफ रशिया, इसमें इट एक्सटेंड्स टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल। सो यहाँ पे भी ग्रासलैंड्स हैं विच हैव बीन
कन्वर्टेड इनटू फील्ड्स, और ये ईस्टर्न यूरोप से शुरू हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड करते हैं। सो ये ग्रास लैंड्स जो हैं ये भी मॉडरेट डेंसिटी के एरियाज हैं। उसके साथ साथ हम ये ऑब्जर्व करें कि जहाँ पे भी हाई डेंसिटी का क्लस्टर है उसका पेरिफेरल एरिया या उसका इमीडिएट सराउंडिंग एरिया जो है वो मॉडरेट डेंसिटी का एरिया आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग फॉर द टॉपिक, दैट इज अबाउट व्हाट यू मे से तो फिजियोग्राफी और क्लाइमेट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और जो वेजिटेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने इस पे अप्लाई करने हैं। सो उस हवाले से अब हम बात करते हैं लो डेंसिटी रीजन्स की। अब लो डेंसिटी रीजन्स में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे पोलर एरियाज हैं जो कि लो डेंसिटी एरियाज हैं। सो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे कि पोलर एरियाज आर वेरी कोल्ड एरियाज, और उन कोल्ड एरियाज में आपके पास ग्रीनलैंड की एग्जांपल मिलती है। ठीक है जी, ग्रीनलैंड के बाद इस साइड पे आपको नॉर्दर्न कनाडा की एग्जांपल मिलती है, ये भी आपको लो डेंसिटी रीजन मिलेगा एंड दैट इज कोल्ड। एंटार्क्टिका की एग्जांपल आपको कोल्ड एरियाज के तौर पर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, माउंटेनस एरियाज की बात करते हैं, तो उसमें भी कोल्ड एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे आपके पास हिमालयाज की एग्जांपल है। ठीक है, दो के ये डुअल इम्पैक्ट होगा, एक कोल्ड एनवायरनमेंट और दूसरा ये कि फिजिकल हिंड्रेंस। उसके बाद हम एल्प्स को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रॉकीज की माउंटेन्स हैं, और एंडीज जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है साउथ अफ्रीका में, वो आपको इसकी एग्जांपल के तौर पे मिलेंगी। और फर्दर जैसे हमने रेन फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई किया, चाहे वो जायर कॉन्गो बेसिन्स हो, चाहे वो अमेजोन्स का एरिया हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी के एरियाज हो। ठीक है, जहाँ तक डेजर्ट्स की बात है तो उसमें हम लोगों ने जो नाम देखे थे उसमें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट था, उसमें कालाहारी, नमीब डेजर्ट की आपको एग्जांपल मिलती है साउथ अफ्रीका की तरफ, सहारा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट वो मंगोलिया का, फिर अरेबियन डेजर्ट, थर डेजर्ट, यहाँ पे कैलिफोर्निया, सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, ये वो एरियाज हैं जो कि लो डेंसिटी रीजन्स हैं, और इसमें वही सारे फैक्टर्स अप्लाई हुए, लेकिन उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो पोर्ट्रे हो रहा है कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो रिपेल हुई है, और पॉपुलेशन साइज यहाँ पे ये डेंसिटी पर यूनिट एरिया जो है वो आपको कम नज़र आ रही है। सो दैट कंक्लूड्स द टॉपिक, और इससे रिलेटेड जो पास पेपर्स हैं और पास टॉपिक्स या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा थ्रू व्हाट्सएप। और नेक्स्ट लेक्चर्स में ये होगा कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपसे जितने भी पास में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ ही शेयर करूंगा। थैंक यू।